बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट। मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने की थी शिकायत। डीएमके एडीएमके ने की तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का नामांकन रद्द करने की मांग। गलत स्टाम्प पेपर पर नामांकन भरने का आरोप। बीजेपी का दावा, अन्नामलाई ने भरे हैं 2 नामांकन पत्र। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों को लेकर ओडिशा और पंजाब कोर ग्रुप की हुई बैठक। दोनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ रही है बीजेपी। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आला नेताओं की मौजूदगी में आज होगी औपचारिक घोषणा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी है आरजेडी। बाल्टीमोर ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार ने मैरीलैंड राज्य को दिए $60 मिलियन। जहाज के डेटा के अलावा 2 पायलट से भी पूछताछ करेगी टीम। और खेल की खबरों में आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से दी शिकस्त। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने मियामी मास्टर्स के फाइनल में बनाई जगह। कल खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिच और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिस के जोड़ी के साथ होगा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मट। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। माफिया मुख्तार अंसारी का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हुई। वे 5 बार विधायक रहे। आज मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होगा। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश में कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने फिरोजाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी और इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित आवास के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने अलीगढ़ में भी फ्लैग मार्च निकाला। आईजी शलभ माथुर ने कहा कि इलाके में अलर्ट है, किसी प्रकार की अफवाह न फैले, इसके लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी, इनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। इसमें लेके परिक्षेत्र में भी अलर्ट है और इसको लेके अभी मेरे साथ एसएसपी अलीगढ़ महोदय एक बार सभी फोर्स का राउंड लेके हम लोग के द्वारा चेक किया जाएगा। और कल जोन स्कीम, सेक्टर स्कीम सभी से बात की गई है। सभी जो भी धर्मगुरु इत्यादि से बात करना और पूरी फोर्स का अलर्टनेस रहना, फुट पेट्रोलिंग रहना, इसी प्रकार की जो विजिबिलिटी वाली अलर्टनेस है, डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया श्रीनेत से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रत्याशी बनाया है। भले ही सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ घंटों बाद ये सफाई दी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसका एक्सेस कई लोगों के पास है और वो इसका पता लगा रही हैं, लेकिन इस मामले में अब तूल पकड़ लिया है और खुद कंगना रनौत समेत तमाम नेताओं के बयान आने लगे। इस बीच बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने उपराज्यपाल को शिकायत लिखी, मांग रखी कि इस मामले की जांच और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस शिकायत को उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को भेज दिया और पूरे मामले की वैधानिक रूप से जांच करने का आदेश दिया।
मुद्दा यह है कि क्या श्रीनेत के दावे सही हैं? अगर हां, तो कंगना के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी और किसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया? और अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने चुनाव आयोग से तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से दायर नामांकन को खारिज करने की अपील की। कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे के अन्नामलाई ने अपना नामांकन न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दाखिल करने के बजाय कोर्ट फी स्टाम्प पेपर पर दाखिल किया है। डीएमके ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति को कम आंका है। एक शिकायत में डीएमके पदाधिकारी ने यह भी दावा किया कि अपने नामांकन दाखिल करने के लिए अन्नामलाई 50 लोगों के साथ आए थे। ईएसआई के निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ केवल 5 लोग ही जा सकते हैं। इस बीच भाजपा ने दावा किया कि अन्नामलाई ने 2 नामांकन पत्र जिसे देर रात अपलोड किया गया। तमिलनाडु में बुधवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जबकि 30 मार्च तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। तमिलनाडु में एक चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पूरे देश में नतीजे 4 जून को आएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कल रात पार्टी मुख्यालय में ओडिशा और पंजाब को लेकर कोर ग्रुप की बैठक की है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी महासचिव बीएल संतोष, दोनों राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों समेत कुछ और नेता मौजूद रहे। ओडिशा और पंजाब दोनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। ओडिशा में बीजेडी और पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी की बात नहीं बनी। बहरहाल कोर ग्रुप के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों पर आखिरी मुहर लगेगी। बात अब करते हैं बिहार की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन आज सीटों की घोषणा करेगा। महागठबंधन के दलों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीटों की सहमति हो गई। आज गठबंधन के दल आला नेताओं की मौजूदगी में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजद कांग्रेस को 9 सीट देने पर राजी हो गया। जानकारी के मुताबिक बिहार में राजद द्वारा कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या सुपौल दोनों में से कोई एक सीट कांग्रेस को तालमेल के तहत दी जा रही है। तो 24 की चुनौती में इतना ही, लेकिन नजर अब करते हैं कुछ अन्य खबरों पर। तो आज गुड फ्राइडे है। ईसाई धर्म में इस दिन को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह यानी यीशु को तमाम यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर भी याद किया जाता है। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस दिन प्रभु ईसा मसीह के उपदेशों का स्मरण किया जाता है। हर साल ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है और इसके चलते तापमान में गिरावट की उम्मीद है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसमी बदलाव की वजह से दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली का AQI 160 रहा, जो मध्यम श्रेणी में है। बात तमिलनाडु की, जहां के थुथुकुडी शहर में तेज बारिश हुई। इससे पहले भी पिछले सप्ताह थुथुकुडी सहित कई जिलों में बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से इलाकों में जल भराव हो गया। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में हुए पुल हादसे के बाद जो बाइडेन सरकार ने मैरीलैंड को आपातकालीन सहायता के तौर पर $60 मिलियन की धनराशि दी है। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने गुरुवार को $60 मिलियन की मदद का अनुरोध किया, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने
कुछ ही घंटों में मंजूरी दी। मैरीलैंड के गवर्नर ने इसके लिए बाइडेन सरकार का आभार जताया। इससे पहले अमेरिकी तट रक्षक बल ने बताया कि बाल्टीमोर में पुल से टकराने से पहले जहाज के इंजन का बंदरगाह पर नियमित मेंटेनेंस किया गया था। इसके साथ ही गोताखोरों ने लापता 6 मजदूरों से 2 के शव को बरामद किया है। खबर उत्तर कोरिया से, जहां के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की विशेषज्ञों द्वारा निगरानी रखने के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो कर दिया। पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस प्रतिबंधों का उल्लंघन कर यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने का जरिया बचाने की कोशिश में लगा है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 13 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि चीन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। उत्तर कोरिया के खिलाफ वास्तविक प्रतिबंधों पर अभी तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रैल के अंत में रूस के वीटो से प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेम्बिजिया ने मतदान से पहले सुरक्षा परिषद में कहा कि पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रदूत रॉबर्ट वुड ने विशेषज्ञ समिति का काम महत्वपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि रूस के वीटो से उत्तर कोरिया प्रतिबंधों से बचने का प्रयास करेगा और वैश्विक सुरक्षा खतरे में डालने वाले, लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का उसे बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 45 लोगों की मौत हुई। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को एक यात्री बस पुल से नीचे खाई में गिर गई। उत्तरी प्रांत लिम्पोपो में ममातलाकला के पास एक बस दुर्घटना में 45 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवहन विभाग ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बस चालक ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद बस पुल पर लगे अवरोधकों से टकरा गई। घटना में बस अनियंत्रित होकर पुल से पलटी और उसमें आग लगी। मंत्रालय ने बताया कि बस बोत्सवाना से मोरिया की तरफ जा रही थी। फिलिस्तीन में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा की अगुवाई में नई सरकार के गठन को मंजूरी दी। नई सरकार में 23 मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मुस्तफा विदेश मंत्रालय का प्रभार है, उसे संभालेंगे। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के अनुसार मुस्तफा ने सरकार के गठन और कामकाज का प्रस्तावित ब्यौरा पेश किया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने देश की 19वीं सरकार के गठन को लेकर मंजूरी दे दी है। नए मंत्रिमंडल में राहत मामलों से संबंधित एक सहायक मंत्री भी शामिल होंगे। मुस्तफा ने राष्ट्रपति अब्बास को संबोधित मंत्रिमंडल के बयान में ये कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता गाजा में तुरंत युद्ध विराम और क्षेत्र से इजरायल की पूर्ण वापसी कराना है। इसके अलावा सभी स्थानों पर व्यापक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में संस्थानों में सुधार और एकीकरण भी करेगी। साथ ही नई सरकार को अगले रविवार को राष्ट्रपति अब्बास के समक्ष संवैधानिक शपथ भी लेनी होगी। अफगानिस्तान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज सुबह 5:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसे रिक्टर पैमाने पर उसकी जो तीव्रता है वो 4.6 मापी गई है। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आरसीबी ने इस सीजन 2 मुकाबले खेले, उन्हें एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। केकेआर को अपने एकमात्र मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत मिली। आरसीबी और केकेआर के बीच अब तक 32 मैच खेले गए। इन मुकाबलों में 14 मैच आरसीबी ने जीते और 18 मैच में केकेआर को जीत मिली। पिछले सीजन दोनों टीम के बीच 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मैच केकेआर ने अपने नाम किए। आईपीएल में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया। ये टूर्नामेंट में राजस्थान की लगातार दूसरी जीत है, वहीं दिल्ली की लगातार दूसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य दिया। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने 45 गेंदों पर शानदार 84 रन की पारी खेली। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना पाई और 12 रनों से मैच हार गई। भारतीय टेनिस दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी मियामी मास्टर्स के पुरुष युगल
वर्ग में की जो फाइनल है उसमें पहुंच गई है। जहां शनिवार को इस जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिज और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिस्क की जोड़ी से होगा। इससे पहले सेमीफाइनल में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबलोस की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त दी थी। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन जारी है। सिंधु ने अंतिम 16 के मुकाबले में चीनी ताइपे की खिलाड़ी हुआंग यूसुन को 21-14, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जहां आज उनका सामना थाईलैंड की सुपनिंदा कैटथोंग से होना है। वहीं पुरुष युगल वर्ग में आज एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी से है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि आज दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। हमारे सहयोगी सुशील कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने माना कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ साथ भारतीय खेलों को भी पहचान मिल रही है। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं रामलाल जी, जो कि आरएसएस के संपर्क प्रमुख हैं। जो ये लीग की शुरुआत हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो आप आवाज़ से समझ रहे हैं कितना उत्साह है मैदान में। एक बहुत अच्छा है कि जैसे जैसे दुनिया में भारत का महत्व बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे भारतीय खेलों की पहचान भी विश्व स्तर की हो रही है। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। तो भारतीय खेलों को भी विश्व स्तर की पहचान मिले, ये स्वाभाविक अपेक्षा है। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे जैसे भारत बढ़ेगा वैसे वैसे भारतीय खेलों को भी विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी। स्वदेशी खेल है खो खो, क्या कहेंगे कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना हमने यहाँ पे देखा। जिस तरीके से आपने कहा कि छोटे से छोटे राज्य, प्रदेश, हर टीमों ने यहाँ पे शिरकत की, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे अन्य प्रदेश हों जो दूर दराज के हमारे प्रदेश हैं, वहाँ से भी टीमें आई हैं। क्या ये एक नमूना है एक भारत श्रेष्ठ भारत का? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जितने भी भारतीय खेल है, एक तो उसमें शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले खेल है। भारतीय खेलों में ज़्यादा साधन नहीं लगते, बिना साधन के वो मिट्टी में खेले जाते रहे। अभी तो साधन बहुत हो गए और भारत अपने आप में ही श्रेष्ठ है। लेकिन पूरे भारत में भारत की एकता, एक भारत, और हम भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, ये भावना बहुत प्रबल हो रही है। खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर हमने देखा कि लगातार चाहे योग हो, चाहे मलखंब हो, चाहे खो खो हो, जो ये खेल हैं उनको जो है मुख्य रूप से स्थान मिला है। ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये इन खेलों को आगे ले जाने में कितने मददगार साबित होंगे? ये अच्छी बात है। शासन ने खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों को बहुत प्रोत्साहित किया है और विशेष रूप से भारतीय खेलों को प्रोत्साहित किया है। उन सब के लिए साधुवाद है। सर, ये जो खेल हैं ये मुख्य तौर पे मिट्टी पर खेले जाने वाले खेल थे। आज हम देख रहे हैं राजधानी में मैट पर खेले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाने की तैयारी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय खेलों को विश्व स्तर पर यदि प्रतिष्ठा दिलानी है तो विश्व के जो मानक बन गए उन मानक के अनुसार ही उनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है भारत के खेल अथॉरिटीज़ भी, भारत का खेल मंत्रालय भी, विभिन्न फेडरेशन भी भारतीय खेलों को प्रोत्साहित करके विश्व स्तरीय बनाने में सब प्रकार से मदद करेंगे। यही मेरी उनसे प्रार्थना है। सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेहतर जीवन के लिए